आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आज ये VVI प्रश्न फिजिक्स से संबंधित लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI लागू कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1967 ईस्वी में। यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI जो है वो कब लागू की गई थी? तो 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, SI के मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 7। यानी SI के कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा SI इकाई। विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई प्रयोग होता है? तो ये SI इकाई प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, SI पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी SI पद्धति में वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न है, त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन मीटर या जूल। यानी SI पद्धति में कार्य का मात्रक जो है वो क्या है? तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन। यानी बल का SI मात्रक जो है वो क्या है? तो न्यूटन या केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, ये बल का SI मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, यानी ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा वस्तुओं के कंपन से। यानी ध्वनि की उत्पत्ति जो है वो वस्तुओं के कंपन से होती है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तरंग। यानी किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तो तरंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि। यानी जो तरंग जो है वह सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है वो कैसी तरंग कहलाती है? तो ध्वनि तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न है यानी ध्वनि जो है वह किसका एक रूप है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का। यानी ध्वनि एक ऊर्जा का ही रूप है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किससे गमन नहीं कर सकती हैं? तो इसका सही जवाब होगा निर्वात से या शून्य से। यानी ध्वनि जो है वह निर्वात या शून्य से गमन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जूल। यानी ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो जूल होता है। अगला प्रश्न है, ताप का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा केल्विन। यानी ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब 4.2 गुने 10⁻² जूल के बराबर होता है। यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो 4.2 गुने 10⁻² जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक क्या है? तो इसका सही जवाब है आंतरिक ऊर्जा। यानी ऊष्मा जो है वो एक प्रकार का आंतरिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, कमरे का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका सही जवाब है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कमरे का जो सामान्य ताप है वह 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पैरोमीटर से। यानी सूर्य के ताप को जो है वह पैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा फोटॉन। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं? तो फोटॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रस्थ। यानी प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा हाइगेंस के द्वारा। यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सवेल ने। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह बताया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? यानी प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा गोरमाल्डी ने। गोरमाल्डी ने ही सर्वप्रथम कहा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आइंस्टीन ने। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है, एक स्थिर विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ विद्युत क्षेत्र को। यानी एक स्थिर विद्युत आवेश जो है वह सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, आवेश वितरण में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी आवेश वितरण में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संचायकों की धारिता क्या होती है? तो घटती है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संचायकों के बीच की धारिता जो है वो क्या होती है? तो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके? तो इसका सही जवाब होगा समांतर क्रम में। यानी समांतर क्रम में जोड़ने से महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आविष्ट खोखले गोलक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा शून्य हो जाती है। यानी आविष्ट खोखले गोलक के अंदर विद्युत तीव्रता जो है वह शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने में उनके बीच का बल हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा चौथाई। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने से उनके बीच का बल जो है वो 1/4 हो जाता है। अगला प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इस्पात से। यानी अस्थायी चुंबक जो है वह किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो ये नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। यानी अस्थायी चुंबक जो का निर्माण जो है वह नर्म लोहा से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोनों किनारों पर। यानी किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है कितना? तो 10⁻⁻10 यानी 10⁻10 होता है ये नाभिक का आकार। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किए थे और ये 1897 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा गोल्डस्टीन ने और ये 1886 ईस्वी में। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा चैडविक ने। चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये VVI प्रश्न फिजिक्स से संबंधित आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून।